हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद फन। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हिस्ट्री का पार्ट 3 बच्चे, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ गोल्ड रश और उद्योगों में जो वृद्धि हुई थी उसके बारे में। ठीक है, तो जो उद्योगों में बच्चे जो वृद्धि हुई थी ना, बेसिकली उसका जो कारण था वो काफ़ी हद तक एक गोल्ड रश था। अब आप कहेंगे गोल्ड रश का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको समझना है कि गोल्ड रश का मतलब क्या होता है। गोल्ड मतलब ऑब्वियसली सोना, रश मतलब किसी के पीछे बहुत ही भागना टाइप। ठीक है, रन रश इस टाइप से आप एक सिंबल बना सकते हो अपना याद करने के लिए। ठीक है, तो गोल्ड रश मतलब सोने के पीछे भागना। ठीक है, तो क्या हुआ था बच्चे 1840 में। ठीक है, आई एम जस्ट गोना हाईलाइट इट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखो, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में जब सोने का पता चला था तो हज़ारों की संख्या में यूरोप से अमेरिका आ गए थे। कौन? जो यूरोपीय लोग थे वो अमेरिका आ गए थे। देखो क्या हुआ कि ना, जब भी आपने देखा कि जो रिजर्वेशन वाली जो जगह थी उस पर भी ना यूरोपीय लोगों की बड़ी नज़र रहती थी कि अगर हल्का सा भी उनको पता चल जाए कि भाई इनकी ज़मीन के नीचे सोना है या इनकी ज़मीन के नीचे कुछ खनिज हैं जैसे कि तेल हो गया इस टाइप के। ठीक है, तो वो क्या करते थे, उनको ज़मीन से निकाल देते थे। ये हमने पढ़ा है, हमने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ को समझा भी है। ठीक है, लेकिन बच्चे मेन बात यहाँ पे क्या आती है ना कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में जब सोने का पता चला, कैलिफोर्निया में कुछ सोने के चिन्ह पाए गए थे बेसिकली। ठीक है, तो क्या हो गया था कि यूरोपीय लोग ना अमेरिका आ गए थे। किस वजह से आए थे? ऑब्वियसली लालच। ठीक है, जब आपको दिख रहा है कि हमें वहाँ पर सोना मिल सकता है तो लोग क्या करेंगे, भाग करके ऐसे भागेंगे ना लोग उसके पीछे जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो वही हुआ कि 1840 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया से पता चला कि वहाँ पर सोना है तो यूरोपीय लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए। क्लियर है चीज़? मेरी आज थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, आई होप कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो मेरी वॉइस की वजह से। मैं पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, आपका नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअली, यह एक आपाधापी का नाम है जिसमें लोग चुटकियों में अपनी तकदीर बदलने आए थे। बच्चे ये क्या था, एक तरीके से आप कह सकते हैं भागम भाग थी ये। लोग इधर से उधर आ रहे थे, यानी कि जो लोग यूरोपीय लोग जो थे वो यूरोप छोड़ करके अमेरिका आ रहे थे क्योंकि उनको अपनी तकदीर बदलनी थी। इसके मेन कारण क्या थे कि लोग क्यों आ रहे थे? कुछ यूरोपीय लोग जो दूसरे बेटे थे अपने पिता के, उनको ज़मीन नहीं मिली थी तो वो यहाँ आ रहे थे सोने के लालच में। ठीक है, और लालच इतना बड़ी चीज़ होती है कि इंसान को वो कहीं से कहीं तक भी भगा सकता है। ठीक है, वो भी रीज़न था। तो उसके बहुत सारे रीज़न्स थे। अब इससे क्या हुआ बच्चे कि जिस वजह से पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ कि बहुत सारी बच्चे रेलवे लाइनों का निर्माण होने लग गया। जो रेलवे लाइंस थी उनका क्यों निर्माण हुआ होगा बच्चे? ऑब्वियसली भाई सोना इधर से उधर लेकर के जाना है, इतने सारे लोग यूरोप से अमेरिका आ रहे हैं तो क्या होगा, रेलवे लाइनों का ही तो निर्माण होगा ना। कुछ ऐसे परिवहन के साधन ढूंढे जाएंगे जिससे कि सोना जो है और जो इंसान है वो दोनों के दोनों एक साथ एक ही समय पर विभिन्न आप कह सकते हो स्थानों पर पहुंच सके, वो भी जल्दी। तो इसलिए रेलवे का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, जिस वजह से पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। आई एम जस्ट रीडिंग दिस थर्ड पॉइंट। ओके, तो जिस वजह से क्या हुआ कि पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ जिसके कारण हज़ारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। जो भी चीनी श्रमिक थे उनकी वहाँ पे नियुक्ति होने लग गई, यानी कि लोगों को रोज़गार मिलने लग गया। रेलवे का निर्माण खत्म हुआ बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1870 में। ठीक है, कब खत्म हुआ था? 1870 में। ठीक है, कनाडा में भी खत्म हुआ, लेकिन कब हुआ? 1885 में, यानी कि पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में ख़त्म हो गया 1870 में और कनाडा में आपके 1885 में ख़त्म हो गया था। आई होप कि आपको समझ में आ गए पॉइंट, दोनों पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। एनरिक कार्नेगी ने, जो स्कॉटलैंड से आया हुआ था, एक गरीब अप्रवासी था और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था। उसने कहा, पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा था। उसने क्या बोला, वो भी इसी जो आपकी आपाधापी है, यानी कि इसी आप कह सकते हो कि इसी गोल्ड रश की वजह से वो भी आया। ठीक है, कौन? एंड्रिक कॉर्नेगी, ये नाम है अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, एंड्रिक कॉर्नेगी भी इसी वजह से आया। ठीक है, कहाँ से आया था बच्चे? वो आपका स्कॉटलैंड से आया था। ठीक है, वो स्कॉटलैंड से आया था। कहाँ पर आया था? अमेरिका में आया था। वो भी एक गरीबी व्यक्ति था, अप्रवासी था, यानी कि उसने भी यहीं पर प्रवास
किया था कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है। वो पहला करोड़पति बना, ठीक है, और पहला उद्योग स्वामी बना। कौन? एंड्रिक कार्नेगी, ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि जो पुराने राष्ट्र हैं जिनमें रेलवे लाइंस नहीं हैं, जिनमें सोने का लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर सोना मिल सकता है, तो वो घोंगे की चाल से चलते थे। घोंगा, देखो घोंगे का मतलब क्या होता है, घोंगा मतलब एक तरीके से जैसा एक ना छोटा सा एक पशु टाइप का ही समझ लो आप, जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, ठीक है। घोंगा समझ लो, या आपने कभी वो देखा है, स्नेल देखा है ना, घोंगा स्नेल इन सब जैसे चीज़ें, जो भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कछुआ मान लो, ठीक है, एक ऐसा पशु जो बहुत धीरे चलता है, उसको घोंगा आप कह सकते हो, ठीक है। तो पुराने राष्ट्र में घोंगे की चाल से सरकता था। कौन? पुराना राष्ट्र। किसने कहा? एंड्रिक कार्नेगी ने कहा। कहाँ से आया था? स्कॉटलैंड से आया था। कहाँ पर उसने अप्रवास किया था अपना? अमेरिका में किया था। क्लियर है? लेकिन जो बच्चे उसने कहा, लेकिन जो नया गणराज्य है जिसमें लोगों को पता है कि किस तरीके से विस्तार करना है, वो एकदम एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में, आई एम जस्ट रीडिंग दिस पॉइंट, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई अलग अलग तरह के कारणों से विकसित हुए थे। जो उत्तरी अमेरिका था उसमें जो उद्योग थे बच्चे, वो बहुत ही विभिन्न कारणों से विकसित हुए थे। रेलवे के साज सामान बनाने के लिए के इलाके तक सामान को पहुंचाया जा सके, ठीक है। रेलवे में जितने भी साज सामान लगे थे, कुर्सियाँ, ये सब लोहा वोहा लगेगा ना उनमें, लकड़ी वकड़ी जो भी लगती होगी उस टाइम पे, उस चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है, और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए भी रेलवे में बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हुई थी। क्लियर है? अब मैं ज़रा एक सेकेंड नेक्स्ट आपको पेज के ऊपर लेके जाती हूँ। दिख रहा है ये? ठीक है। ऐसे यंत्रों का उत्पादन करना जिनसे बड़े पैमाने पर खेती करना, एक सेकेंड, शायद अब मैंने गलत पेज खोल लिया, आई एम रियली सॉरी बच्चे, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। देखो यही है कि देखो ऐसे यंत्रों का वहाँ पे उत्पादन होना शुरू हो गया जिनसे कि बड़े पैमाने पर खेती करना आसान हो सके, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, धीरे धीरे आप कह सकते हो आधुनिकीकरण आने लग गया, ठीक है, अमेरिका में। तो क्या हो गया कि वहाँ पे ऐसे यंत्रों का उत्पादन किया जाने लगा जिनसे कि बड़े पैमाने पर खेती भी आसानी से की जा सके, जिनसे कारखानों की संख्या बढ़ गई, ठीक है। अब ऑब्वियसली लोग लगेंगे कामों में, तो और कामों की जब संख्याएं बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली कारखानों की भी संख्याएं बढ़ेंगी, तो कारखानों की भी संख्याएं बढ़ी। 1860 में बच्चे संयुक्त राज्य का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था। कब? डेट आपको, मतलब जो साल है वो आपको बिल्कुल याद रखना है। एक सेकेंड मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ये दिख रहा है 1860 में जो है बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अर्थतंत्र था वो बिल्कुल अविकसित अवस्था में था, ठीक है। यानी कि जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी किसकी, संयुक्त राज्य अमेरिका की, वो बिल्कुल अविकसित थी, उसमें इतना विकास नहीं हुआ था। लेकिन 1890 में वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। लेकिन 1890 में क्या हुआ, वो बिल्कुल दुनिया की, आप कह सकते हो कि एक ऐसी शक्ति बन करके उभरा जो कि किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये जो देश है ये इतना विकसित हो जाएगा, ठीक है, ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। 1890 में हुआ ये, और वो अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन गया, यानी कि सबसे पहला और सबसे तेज़ औद्योगिक जिसमें क्रांति आई है ना, इस तरीके का देश बन गया। तो सबसे पहले नहीं आई, पर हाँ यहाँ पर भी आई, ठीक है। बड़े बड़े पैमाने पर खेती का विस्तार हुआ, ठीक है। 1890 तक सारे जंगली भैंसों का लगभग बुरी तरीके से उन्मूलन, मतलब पूरी तरीके से उन्मूलन किया जा चुका था, और तरह तरह शिकार वाली और जो विभिन्न तरीके के जो जानवरों का शिकार होता था ना, वो वाली जो जीवनचर्या थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी। अब ये वाली जीवनचर्या कौन रखते थे? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ध्यान से तो आपको पता होगा, ऑब्वियसली मूल निवासी रखते थे वाली जीवनचर्या, ठीक है। तो उनका तो आप कह सकते हो कि उनकी तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़तरे में बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने जो भी भैंसे वगैरह थे वहाँ के वो सारे के सारे मार दिए, ठीक है, उनकी नीड्स के लिए कुछ। कब तक? 1890 तक। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीप का विस्तार पूरा हो चुका था। 1892 में उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर एरिया सेट कर लिया कि हम इतने ही तक अपने संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार करेंगे, इसके आगे हम अपना एरिया नहीं बढ़ाएंगे। क्लियर है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि उन्होंने कहाँ तक बढ़ा लिया, कहाँ तक अपना क्षेत्र रखा, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का जो क्षेत्र था वो राज्यों में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। अब कोई फ्रंटियर ही नहीं रहा था। फ्रंटियर मतलब बच्चे
देखो फ्रंटियर का मतलब बच्चे होता है कि कोई सीमा नहीं रहती अब, ठीक है। उन्होंने अपनी सीमा जहाँ तक उनको फैलाना था वहाँ तक उन्होंने फैला लिया, उसके बाद उनकी कोई सीमा ही नहीं रही, ठीक है। और उन्होंने जो मूल निवासियों की जो जीवनचर्या थी उसका तो उन्होंने बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि सर्वनाश कर दिया था, ठीक है। ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार मतलब ऐसे अधिकार जो आपके संविधान में उल्लेखित हैं, आप उनको संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं, ठीक है। आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी की लहर शुरू कर दी थी। कब से कब तक? 1770 में। मैं थोड़ा सा इसको अगर ये हाईलाइट हो जाए तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, बाकी मुझे इतना पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, कई बार ये नहीं चलता है, ठीक है। देखो नहीं चल रहा है, ये दिख रहा है ना, लेकिन आपको ये आबादकारों ने बच्चे 1770 के दशक में आज़ादी की लहर शुरू कर दी थी। उनके लिए यह भी एक अहम मुद्दा था कि जो संविधान में व्यक्ति की संपत्ति का अधिकार है उसको शामिल किया जाए, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को भी ना हो। राज्य मतलब यहाँ पर सरकार से है, ठीक है। उनका ये मानना था बच्चे कि संपत्ति का अधिकार संविधान में होना चाहिए, ठीक है। और जिसको रद्द करने का जो अधिकार है ना, वो किसी सरकार के पास भी ना हो, किसी राजा के पास भी ना हो, या किसी भी ज़मींदार या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बड़े पद पर है उसके पास भी अधिकार नहीं होना चाहिए। किसका? संपत्ति का अधिकार। आबादकार कौन होते हैं? आबादकार बच्चे कृषक वगैरह ही होते हैं जो कि किसी भूमि को कृषि योग्य बना देते हैं, उन्हें आबादकार बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे आपका बदलाव की लहर। देखो 1920 तक यानी कि 1920 तक भी मूल निवासियों की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया था। बच्चे 1920 तक का समय आ गया, ठीक है, लेकिन फिर भी मूल निवासियों की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। उन्हें वैसे ही उत्पीड़न उनका किया जा रहा था जैसे पिछले सालों से किया जा रहा है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया था। तो 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवेंस मेरियस ने निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, दी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्थिति का वर्णन किया गया था। उन्होंने एक सर्वे किया, किसने? एक समाज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवाइस मिरियस, ठीक है। सॉरी बच्चे थोड़ी कटिंग है इसमें, प्लीज़ समझ लेना, ठीक है। तो लेवाइस जो मरियस था उनका एक निर्देशन आया था, उन्होंने अपना एक निर्देशन में ही कार्य किया था, एक सर्वेक्षण किया था यानी कि सर्वे किया था, और उसमें उन्होंने प्रकाशित ये किया था कि मूल निवासी रिजर्वेशन वाली जो उनको भूमि दी गई है उसमें कितने ज़्यादा मुश्किलों से वो लोग रह रहे हैं। कब हुआ था ये? उन्होंने कब प्रकाशित किया था? 1928 में किया था। सो आई थिंक दैट इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दैट, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा सर्वेक्षण किया, उसमें उन्होंने क्या बताया, इस तरीके की चीज़ें भी आपसे कई बार बच्चे पूछ ली जा सकती हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो 1928 में क्या था? समाज वैज्ञानिक थे। ये वाला जो पॉइंट है ना पूरा का पूरा आप कह सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मूल निवासियों की स्थिति का ही वर्णन किया जो कि रिजर्वेशन में रह रहे थे। उनकी जो उन्होंने प्रकाशित करी, जो उन्होंने सर्वेक्षण अपना प्रकाशित किया, उसका क्या नाम था? द रिपब्लिक ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वो एक समाज वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, कब किया, इत्यादि। ये सारी के सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये मत बोलना कोई भी वीडियो के उसमें कमेंट में कि जो है आपने जो ऊपर वाला टॉपिक है अपना, हमारा ये जो टॉपिक दिया गया ना, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ, संवैधानिक अधिकार, वो इतना छोटा क्यों दिया? यही इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक में से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इस टॉपिक में से कुछ भी। जो भी इंपॉर्टेंट था उसके मैंने नोट्स बनाया, फिर आपको शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको वीडियो सही लगती है, आपको समझ में आ जाती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और मैं इस वीडियो का टारगेट रखती हूँ बच्चे 100 लाइक्स, ओके। सो थैंक यू सो मच।